Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am anti-test expert and I say you welcome in STEP anti-test preparation program by Punjab Group of Colleges. Dear students, आज हम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की डिस्कशन करेंगे, तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 36 की स्टेटमेंट देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है आइडेंटिफाई मैनी टू वन फंक्शन। ये मैनी टू वन फंक्शन क्या होता है? ये एक्चुअली वन वन फंक्शन का अपोजिट होता है। वन वन फंक्शन में क्या होता है कि अगर हमारे पास टू डिफरेंट एलिमेंट्स हों तो उनके इमेजेस भी डिफरेंट आएंगे, लेकिन जो मैनी टू वन फंक्शन होता है इसमें टू डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेजेस सेम भी आ सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस में देखें, अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये एक ऐसा फंक्शन है, अगर आप इसमें x1 की वैल्यू 2 लें और x2 की वैल्यू -2 लें, टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन दोनों के जो इमेजेस हैं वो क्या आ जाएंगे? वो सेम आ जाएंगे। यानी कि एफ ऑफ x1 किसके इक्वल होगा? 2 का स्क्वायर 4, और एफ ऑफ x2 -2 का स्क्वायर ये भी किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम इमेजेस आ जाएंगे, वो मैनी टू वन फंक्शन होता है। तो ये जो फंक्शन हमारे पास है अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है, यही जो है ये मैनी टू वन है, तो अल्फा इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बाकी अगर आप ऑप्शन में चेक करेंगे ना, तो यहाँ पर कोई भी और ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी कि एलिमेंट्स डिफरेंट हों लेकिन उनके जो इमेजेस हैं वो कैसे हो जाएं? वो सेम हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। यहाँ पर आपके पास फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स जी एक्स और एच एक्स एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि एफ और जी का कंपोजिशन फंक्शन है। और ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? एच का इन्वर्स, यानी कि आपने कंपोजिशन फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। टू कॉन्सेप्ट एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो यूज़ होंगे। तो सबसे पहले आप एफ ऑफ जी एक्स निकालें। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है? एफ फंक्शन में एक्स की जगह पर जी एक्स आपने पुट कर देना है। तो एफ फंक्शन आपके पास है 2x + 3 और जी एक्स क्या है? 3x। तो फंक्शन क्या बनेगा? 2 × 3x + 3 जो क्या बन जाएगा? 6x + 3। अब आपने इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है। इन्वर्स फंक्शन निकालने का तरीकाकार क्या होता है कि आप x की जगह पर y और y की जगह पर x लिखकर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आकर माइनस होगा, x -3 होगा और 6 इधर आकर डिवाइड होगा। तो ये आपके पास इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा x - 3 / 6, जो कौन सी ऑप्शन में है? इट इज़ इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। डिटरमाइन द रेंज ऑफ। यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है, आपने क्या फाइंड करनी है? इसकी रेंज फाइंड करनी है। फंक्शन है 9 - x² का स्क्वायर रूट। अब देखिए एफएससी वाला मेथड भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालने के लिए, लेकिन जब आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको हम बहुत सारे शॉर्टकट्स भी सिखाते होते हैं। तो शॉर्ट टेक्निक इसकी ये है कि आप ना इस रिजल्ट को सिर्फ याद रख लीजिए कि अगर आपके पास फंक्शन इस तरह का हो, a² - x² का स्क्वायर रूट, इसकी डोमेन क्या होती है? -a to +a, और इसकी रेंज क्या होती है? 0 से लेकर a तक। यहाँ पर अगर आप इस फंक्शन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a² की जगह पे लिखा हुआ है 9, यानी कि a की वैल्यू है 3, तो इसके लिहाज से इसकी रेंज क्या होगी? 0 से लेकर 3 इसकी रेंज होगी। एक्चुअली ये 3 इस तरह के फंक्शन होते हैं, आपने इन तीनों के बारे में याद रखना है। अगर a² + x² स्क्वायर रूट हो तो इसकी डोमेन होती है ऑड रियल नंबर्स और इसकी रेंज क्या होती है? a से लेकर इन्फिनिटी तक। और अगर फंक्शन हो x² - a² स्क्वायर रूट, इसकी डोमेन क्या होती है? -∞ से लेकर -a और a से लेकर इन्फिनिटी, इन दोनों का यूनियन, ये इसकी डोमेन होती है और इसकी रेंज क्या होती है? 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो इन फंक्शंस की जो डोमेन और रेंज निकालने का डायरेक्ट मेथड आपने याद रखना है। तो बहरहाल अगर आप डायरेक्ट मेथड यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपके पास 0 से 3 इसका रिजल्ट होगा क्लोज इंटरवल में, जो कौन सी ऑप्शन में मौजूद है? इट इज़ इन डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। यहाँ पर लॉग की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन गिवन है, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए लॉग की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एंटी टेस्ट में आजकल इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए। सबसे पहले क्या करेंगे? लॉग के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, आप इसको उठा के ले जाएंगे इसकी पावर में। यहाँ पे भी ऐसा ही करें।
2/3 को इसकी पावर में ले जाएं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 3 लॉग हैं, जिनमें से 2 लॉग ऐड हो रहे हैं और एक माइनस हो रहा है। अब अगेन लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के साथ अगर वैल्यूज ऐड हो रही हो तो आप उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और जो माइनस की फॉर्म में वैल्यू होती है वो कहाँ जाती है, उसको आप डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड को एक लॉग में कन्वर्ट कर दिया। राइट हैंड साइड ऑलरेडी एक ही लॉग है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में बेस जो है ना वो b है और राइट साइड पे बेस है ना वो स्क्वायर रूट b है। तो यहाँ पर अगेन आप राइट साइड पे भी एक लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर आपके पास लिखा हो log y(x), ये किसके इक्वल होता है, log yn(x)n, इनके जो पावर इसकी लें वही पावर इसकी ले लें तो दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं। तो आप स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए इसका भी स्क्वायर कर दें और ऊपर x का भी स्क्वायर कर दें, तो ये बन जाएगा log b(x²). अब log b हो जाएगा बोथ साइड से कैंसिल, x² की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको सॉल्व करें। 4 की पावर 1/2 होती है 2, 2 का क्यूब होता है 8, ये 2 एज इट इज। 8 की पावर 1/3 ये होता है आपके पास 2, 2 की पावर 2 क्या बन जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या बन गया, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ऊपर बन गया 4। जब वो सेका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x विल बी +-2, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपने x का लॉग लेना है। आपको पता होना चाहिए कि लॉग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का होता है, नेगेटिव वैल्यू का लॉग नहीं होता। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, x = 2, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज इन चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला आर। डियर स्टूडेंट्स, हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपने अपने सिलेबस के अंदर पढ़ी हुई हैं। जैसा ही आप ऑप्शंस को देखेंगे ना तो चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ है x = a secant t, y = b टेंजेंट t, तो आपको फौरन क्लिक कर जाएगा कि यही हैं जो कि हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि डेल्टा ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है। जिस क्वेश्चन में भी ऑल ऑफ दीज या नॉन ऑफ दीज आ जाए आपको फौरी तौर पर अलर्ट हो जाना चाहिए, कहीं अल्फा और बीटा ऑप्शन भी इसके रिजल्ट्स तो नहीं है। अब आपने ये बात याद रखनी है, आपकी बुक में तो ये सीकेंट और टेंजेंट वाली ही हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं, लेकिन जब आप एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आएंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं किसी भी फंक्शन की वो यूनिक नहीं होती, एक के अलावा और भी हो सकती हैं। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा ऑप्शन में लिखे हुए फार्मूले हैं ये भी आपने याद रखने हैं कि x = 1 + t²/1 - t², y = 2t over 1 + t², ये वाली इक्वेशंस भी हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। और x = a हाइपरबोलिक cos t और y = b हाइपरबोलिक sin t, ये भी हाइपरबोला की ही पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। तो आपने ये तीनों फॉर्म में इसके फार्मूले पैरामीट्रिक इक्वेशंस के हाइपरबोला के लिए याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है द लाइन विद पैरामीट्रिक इक्वेशंस दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 5 इज ऑलवेज पैरेलल टू द वेक्टर। इस क्वेश्चन में अगेन एक नई चीज़ आप सीखेंगे। इस क्वेश्चन में आप डिस्कस कर रहे हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन। लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं वो इस फॉर्म में होती हैं। वो लाइन जिसकी इक्वेशन होती है y = ax + b। आपको पता है कि जो एक लीनियर फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो एक लाइन होती है। अगर आप इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखना चाहते हैं तो x = होगा x0 + at, y = y0 + bt। t जो है वो तो यहाँ पर पैरामीटर है। ये x0 y0 ab ये क्या हैं, देखिए x0 y0 यहाँ पर क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है जो उस लाइन के ऊपर लाई करता है। और ये जो ab क्या होता है, ये इस लाइन का पैरेलल वेक्टर होता है और ए बी उस वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसने सारी बातें आपको बता दी हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछी है कि लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या होगा। तो जो टी के कोफिशिएंट है ना, बस आपने इनको देखना है। ये जो ए बी हैं वो यहाँ पर क्या है, वो है 2 और -1। ये जो 2i - 1j ये वेक्टर बनेगा जो कि इस लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा। और ये रिजल्ट कौन सी ऑप्शन में है, इट इज इन अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है अ सीक्वेंस Sn वेयर Sn = n mod over n इज कन्वर्जिंग टू अ रियल नंबर। एक सीक्वेंस गिवन है, उसकी जो nth टर्म है वो भी गिवन है। आपने बताना है कि ये सीक्वेंस कौन से पॉइंट को कन्वर्ज करती है।
जब भी आपसे सीक्वेंस का कन्वर्जिंग पॉइंट पूछा जाए तो आपने सिंपली क्या करना होता है, उसकी nth टर्म पकड़ के उस पर लिमिट अप्लाई कर देना होती है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो सिंपली आपने ये जो nth टर्म है इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। जब भी लिमिट का क्वेश्चन आपके पास आता है और अगर उसके ऊपर मॉड हो तो हम लिमिट अप्लाई नहीं करते जब तक मॉड वैल्यूएट नहीं होगा। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी आपने क्या समझना होता है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है एक्चुअली। यहाँ पर एक्चुअली होता है n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो जब n पॉजिटिव होगा तो n का जो मॉड है वो किसके इक्वल होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड n का मॉड पॉजिटिव n के इक्वल होगा। जब मॉड आपने हटा लिया मॉड की डेफिनेशन लगाते हुए तो n अप एंड डाउन हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 और 1 पे जो मर्जी लिमिट अप्लाई हो रही हो इसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, वो 1 के ही इक्वल होता है। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है एवेलुएट द लिमिट। एक सिंपल सा लिमिट का क्वेश्चन है, उसको आपने एवेलुएट करना है। क्वेश्चन सिंपल सा है लेकिन यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शॉर्टकट। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन में लिमिट अप्लाई करते हैं, x की जगह पर 1 लिखेंगे ऊपर बनेगा 0, जब नीचे x की जगह पर 1 लिखेंगे तो 1 - 1 नीचे भी बनेगा 0। फॉर्म कौन सी बनेगी, 0/0। अब एफएससी में आपने ये पढ़ा है कि जिस क्वेश्चन में भी 0/0 बन रहा हो और क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट आ रहा हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप उसको रेशनलाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक नया मेथड सीखेंगे, रेशनलाइजेशन के बगैर ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। टेक्निक ये होती है कि जिस क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म बने लिमिट अप्लाई करने से आपने सिंपली क्या करना होता है, ऊपर वाले फंक्शन की जगह पे आपने उसका डेरिवेटिव लिख देना है। x - 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और नीचे वाले फंक्शन की जगह पर भी आपने इसका डेरिवेटिव लिख देना है। स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 स्क्वायर रूट x, और 1 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। यानी कि करना क्या होता है, ऊपर वाले फंक्शन की जगह पर उसका डेरिवेटिव और नीचे वाले फंक्शन की जगह पर उसका आपने डेरिवेटिव लिख देना होता है। अब आप लिमिट अप्लाई करें, आपका डिफाइंड आंसर आ जाएगा। जब आप x की ऊपर 1 लिखेंगे तो ये यहाँ पर 2 बनेगा, 1/2, नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीपल होगा, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। और ये कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 अगेन एक लॉजिकल क्वेश्चन है। एस्टिमेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन अ कर्व एट अ पॉइंट P22 फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, एक लाइन भी बनी हुई है, आपने क्या बताना है, स्लोप बतानी है। जब लाइन का ग्राफ आपके सामने बना हुआ है तो आपने स्लोप कैसे निकालनी है, आपने सिंपली उसका y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट दोनों को डिवाइड कर देना है। आप ज़रा ओरिजिन से चलना शुरू करें, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएं, देखें लाइन y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, ग्राफ आपके सामने है, 4 पे जाके कट कर रही है। इसका मतलब है कि लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो 4 है। उसके बाद x एक्सिस के लॉन्ग चलना शुरू कर दें, ओरिजिन से लेके देखें कि लाइन x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, तो 4th बॉक्स पे जाके कट कर रही है। इसका मतलब है कि इसका x इंटरसेप्ट भी 4 है। तो y इंटरसेप्ट 4, x इंटरसेप्ट 4, दोनों को डिवाइड कर दें। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें कि इस लाइन का जो एंगल है ना वो 90 से ज़्यादा बनता है। अगर लाइन का एंगल 90 से ज़्यादा बनता हो तो उसकी स्लोप कैसी होती है, वो नेगेटिव होती है। हम इसके साथ नेगेटिव लगाएंगे तो -4/4 किसकी इक्वल आ जाएगा, -1 की इक्वल, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है, f(x2 - f(x1) डिवाइडेड बाय x2 - x1। यानी कि ऊपर आता है फंक्शन की वैल्यूज़ का डिफरेंस, नीचे आता है x की वैल्यूज़ का डिफरेंस। ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है वो है स्क्वायर रूट t - 9, और जो x2 x1 की वैल्यूज़ गिवन है वो हैं 16 और 9। तो आप क्या करेंगे, h ऑफ 16 माइनस h ऑफ 9, यानी कि 16 और 9 पे जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो निकालेंगे, ऊपर उनका डिफरेंस लिखेंगे और नीचे t की वैल्यूज़ का डिफरेंस कर देंगे। अब h ऑफ 16 कैसे आएगा, फंक्शन में t की जगह पर 16 पुट कर देंगे तो क्या बनेगा आपके पास, 16 स्क्वायर रूट -9 माइनस, उसके बाद आपने 9 पुट करना है, फिर क्या बनेगा, 9 स्क्वायर रूट -9, नीचे क्या बन रहा है आपके पास 7। अब ये 9 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव 9 कट जाएंगे। 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 - 3 ऊपर 1 और नीचे 7।
क्या रिजल्ट आ जाएगा 1/7, डेल्टा ऑप्शन इज द ट्रू रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। कॉन्स्टेंट की पावर में वेरिएबल लिखा हुआ है, एंटी टेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हैं? कॉन्स्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाता है एज इट इज, फिर अब बेस लिखा होता है इसका लॉग लेते हैं और फिर पावर वाले फंक्शन का हम आगे फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। ये वाला 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 2x, -4 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा -8x। ये डेरिवेटिव आ गया, लेकिन ये वैल्यू आपने कहाँ पे निकालनी है? आगे लिखा हुआ है एट x = 1। आपने x की जगह पर 1 पुट करना है। जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो 4 - 4 0, 7 की पावर 0 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो -8 बन जाएगा। तो क्या रिजल्ट आपके पास आ जाएगा? -8 log 7। और ये रिजल्ट कौन सी ऑप्शन में है? इट इज इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इट्स पोजीशन एट टाइम t सेकेंड्स इज 0। यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट फंक्शन गिवन है, आपने बताना है कि एक्सेलरेशन कब 0 होगा, यानी कि आपने 2 टाइम्स डेरिवेटिव निकालना है, वो बनेगा एक्सेलरेशन, उसको रखना है 0 के बराबर, तो t की वैल्यू आ जाएगी जितने टाइम के बाद एक्सेलरेशन 0 होगा। ये आपके पास फंक्शन है, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। t³ का डेरिवेटिव 3t², 3t² का डेरिवेटिव 60 और 7t का 7 16 कांस्टेंट है, उसका बन जाएगा 0। ये आपके पास बन गई वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका एक बार फिर डेरिवेटिव लें, क्या बनेगा 60 - 6, इसको रखें 0 के इक्वल, तो t की वैल्यू क्या बन जाएगी 1। यही t की वैल्यू आपसे रिक्वायर्ड थी, जो कौन सी ऑप्शन में है? इट इज इन अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है, क्या पूछा जा रहा है? आपने बताना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। अब इवन ऑड की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई हैं, तो क्या करना होता है? आपने सिंपली x की जगह पर नेगेटिव x रिप्लेस करना होता है। उसके लिहाज से देखना होता है कि हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है, क्या नेगेटिव f(x) बनता है कि f(x) बन जाता है दोबारा। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर ये फंक्शन है, फंक्शन 2 पार्ट्स में गिवन है। x = 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है, और x not = 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू x mod over x है। तो x = 0 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू 0 है, उसको आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो नॉन जीरो के लिए फंक्शन है इसको आपने पकड़ लेना है। ले जी, हम चेक करते हैं फंक्शन इवन है कि ऑड है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ नेगेटिव एक्स पुट कर दें। नेगेटिव एक्स का मॉड एक्स के मॉड के ही इक्वल हो जाता है, मॉड की प्रॉपर्टी लगा दी, ये नेगेटिव साथ वैसे ही रहेगा। ये दोबारा क्या बन गया? एफ एक्स बन गया, यानी कि एफ ऑफ नेगेटिव एक्स किसके इक्वल आ गया? नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। किसकी कंडीशन पूरी हुई है? ये ऑड फंक्शन की कंडीशन पूरी हो गई है। अल्फा ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 डिफाइंस अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है, ये बता दिया गया है। आपने बताना है कि ये फंक्शन कौन सी टाइप का है, ये इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, सरजेक्टिव है कि 1 1 है। अब देखिए 1 1 और ऑन टू आपको चेक करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये एक लीनियर फंक्शन है। आपने एंटीटेस्ट करते हुए सिर्फ इतनी बात को याद रखना है कि हर लीनियर फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे इस रिजल्ट की वजह से हम इसका आंसर बता देंगे कि ये चूँकि लीनियर फंक्शन है इसलिए ये बाइजेक्टिव है। यहाँ पर 1 1 या ऑन टू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बीटा ऑप्शन इज़ द ट्रू रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, फाइंड द लिमिट ऑफ सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज। इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी किया है अभी, कि अगर कोई सीक्वेंस की जनरल टर्म गिवन हो तो आपने उसकी लिमिट कैसे निकालना होती है? सिंपली उस पर लिमिट अप्लाई करना होती है n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो आप यहाँ पर nth टर्म पे लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ये आपके पास इसकी जनरल टर्म है। अब इस तरह का क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी मौजूद है। जब n/n+1 है तो आप क्या करेंगे? आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, n+1/n बन जाएगा। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर नेगेटिव बन जाएगी। अब नीचे वाले n को अलग अलग करेंगे तो बनेगा 1+1/n। अब ये e की फॉर्म में इसका रिजल्ट आएगा। यहाँ पर भी अगेन आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शॉर्टकट होता है कि जब e की फॉर्म में आपके पास रिजल्ट आ रहा हो, आप फार्मूले को देख लें कि 1 वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट आ रहा है, आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करें, वेरिएबल आपस में हो जाएगा कैंसिल, और जो भी कांस्टेंट यहाँ बचेगा ना उसको e की पावर में लिख दें तो वो इसका रिजल्ट होगा। तो क्या बनेगा? e की पावर -7, जो कौन सी ऑप्शन में है? इट इज़ इन चार्ली ऑप्शन।
आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन ई की पावर की फॉर्म में जिनके आंसर्स हैं, इस शॉर्टकट के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन इस शॉर्टकट से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, अवेल्युएट द लिमिट। ये सिंपली आपकी बुक का क्वेश्चन है, एक लिमिट को आपने अवेल्युएट करना है। तो आप इसको कैसे अवेल्युएट करेंगे, आपके पास इसका सोल्यूशन मौजूद है। कोसिकेंट और कोटेंजेंट लिखा हुआ है, आप कोसिकेंट को 1/sin और कोटेंजेंट को cos/sin लिख देंगे। उसके बाद एल्सियम लेंगे, ऊपर बनेगा 1 - cos। उसके बाद आप 1 + cos से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ऊपर बनेगा 1 - cos स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के बराबर। एक साइन अप एंड डाउन हो जाएगा कैंसिल। साइन x/x जो लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या बन जाएगा, वो लिमिट x अप्रोच टू 0 की वजह से इसका आंसर 1 बन जाएगा। यानी कि साइन x/x लिमिट x अप्रोच टू 0 आंसर 1 के इक्वल होता है। एक साइन तो कैंसिल हो जाएगा, एक साइन x/x का आंसर 1 बन जाएगा। बाकी जो 1/1 + cos x है, उस पर आपने लिमिट सिर्फ 0 पुट करनी है। तो cos 0 1 के इक्वल होता है, तो नीचे 1 + 1 2 बन जाएगा, ऊपर 1 बन जाएगा। तो 1/2 यानी कि 0.5 इसका रिजल्ट आ जाएगा, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है इस लिमिट को वैल्यूएट करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x4 - 1/x - 1। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपने अपने सिलेबस में पढ़े हैं कि जिन क्वेश्चंस में लिमिट अप्लाई करने से 0/0 आंसर बनता हो और ऊपर नीचे पॉलिनोमियल्स हों, आप कैसे करते हैं, आप उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। लेकिन x4 - 1 की फैक्टराइजेशन करने से क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड लगाएंगे आप। अभी अभी एक क्वेश्चन में मैंने आपको इसका शॉर्टकट सिखाया भी है। क्या शॉर्टकट है कि आप ऊपर वाले फंक्शन की जगह पर उसका डेरिवेटिव लिख देंगे और नीचे वाले फंक्शन की जगह पर उसका डेरिवेटिव लिख देंगे। अब लिमिट अप्लाई कर दें, आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन 4 रिजल्ट भी किसी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन में रिजल्ट फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो आप ऐसा करें, फैक्टोरियल बनाने के लिए 3 2 1 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ऊपर बन जाएगा 4 का फैक्टोरियल, नीचे बन जाएगा 3 का फैक्टोरियल। देखिए ये रिजल्ट कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, द टेंजेंट लाइन टू द कर्व विद पैरामीट्रिक इक्वेशंस इज पैरेलल टू y एक्सिस व्हेन। यहाँ पर आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगी। टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि स्लोप इन्फिनिटी होगी। अब स्लोप इन्फिनिटी होने का क्या मतलब है कि dy/dx में जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो सोल्यूशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या फाइंड किया है, dy/dx फाइंड किया है। तो dy/dx पैरामीट्रिक फॉर्म में आप कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर लिखते हैं dy/dt, नीचे आता है dx/dt। ऊपर आएगा y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से, नीचे आएगा x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से। उसके बाद आपने सिंप्लीफाई किया, जो हमारे पास dy/dx बना है, इसके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू बनी है, इसको आपने पुट किया 0 के बराबर, तो t की वैल्यू क्या आ गई, +-1, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन चार्ली ऑप्शन। तो सिंपली ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, इसमें कोई लॉजिक और कोई शॉर्टकट वगैरह यूज़ नहीं हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज फॉर्म्ड बाय मेजरिंग टू बी 10 सेंटीमीटर। कोई स्फीयर है, उसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, विद अ पॉसिबल एरर ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। उसमें एरर आ सकता है, कितना, 0.1 सेंटीमीटर का। फाइंड द पॉसिबल एरर इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में आपने एरर फाइंड करना है। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एरर गिवन हो और डिपेंडेंट वेरिएबल में एरर आपने फाइंड करना हो, आप क्या फाइंड करते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंशियल फाइंड करते हैं। तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr3। आप इसका डिफरेंशियल लें, dv आ जाएगा, v का डिफरेंशियल 4/3 और पाई ये तो कांस्टेंट हैं। r³ का डिफरेंशियल क्या होगा, 3r², साथ में dr आ जाएगा। ये 3 अप एंड डाउन हो जाएगा कैंसिल। 4 पाई कांस्टेंट एज इट इज़। r की वैल्यू 10 गिवन है और dr की वैल्यू 0.1 गिवन है। अब 10 का स्क्वायर होता है 100 और 0.1 होता है 1/10। ये कैंसिल आउट होकर 10 बन जाएगा। 4 पाई से 10 मल्टीपल होकर आंसर क्या बन जाएगा, 40 पाई, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, फाइंड द अदर टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया विद हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ h। ये क्वेश्चन जो है आपकी बुक का क्वेश्चन है 2.10 एक्सरसाइज का। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप एक फंक्शन बनाते हैं, फिर उस फंक्शन के ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने वाला आप प्रोसीजर लगाते हैं।
तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन जब ये क्वेश्चन MCQ में आएगा तो ये क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। कैसे ईजी हो जाता है? जब आपको बता दिया गया है कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइपोटेन्यूज भी बता दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइपोटेन्यूज H बता दिया है, तो आपने अदर टू साइड्स बतानी है फॉर मैक्सिमम एरिया। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया मैक्सिमम तब होगा जब बाकी दोनों साइड्स की लेंथ सेम होगी। इनको सेम होना चाहिए, लेकिन अब अगेन ये प्रॉब्लम है कि चारों ऑप्शन में ये वैल्यू सेम लिखी हुई हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन को चेक करेंगे कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर आप अल्फा ऑप्शन को चेक करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करेंगे तो आंसर H के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। यानी कि अल्फा ऑप्शन पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी, बाकी कोई भी ऑप्शन पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो अल्फा इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, द पोलिनोमियल फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। डिक्रीजिंग के लिए आपने इंटरवल निकालना हो तो आपके पास क्या कंडीशन होती है? डिक्रीजिंग फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है। तो ये फंक्शन आपके पास मौजूद है, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव 12x, 9x का डेरिवेटिव 9, 3 सब में से कॉमन आ रहा है। उसके बाद आप इसके फैक्टर बना लें। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? x-3 और x-1। अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इसको क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। अब आप यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा दें, जब आपके पास टू फैक्टर्स बने हों x-a इंटू x-b इज़ लेस देन 0, तो यहाँ से आप x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर a जो है वो लेस हो b से, तो आप कहते हैं कि x की वैल्यू a से बड़ी है और b से लेस है। यानी कि ये डायरेक्ट आपके पास इनइक्वालिटी सॉल्व करने का शॉर्टकट होता है। ये शॉर्टकट आप यहाँ पे लगाएंगे तो इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है? 1 स्मॉलर है, 3 ग्रेटर है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी और 3 से लेस होगी। तो x इज इन बिटवीन 1 एंड 3। कौन सी ऑप्शन में है? इट इज इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, द इम्प्लिसिट फंक्शन दिस ऑफ x एंड y इज सिमेट्रिक अबाउट। यहाँ पर आपने सिमेट्री की कंडीशंस जो हैं वो 1.5 एक्सरसाइज में पड़ी हुई हैं। देखिए क्या कंडीशन होती हैं? f ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई आ जाए, यानी कि y की जगह पर माइनस वाई लिखने से कोई फर्क ना पड़े, तो ये फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और अगर x की जगह पे नेगेटिव x लिखें, उसको कोई फर्क ना पड़े, तो ये फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई लिख दें, यानी कि x की जगह पर माइनस एक्स और y की जगह पर माइनस वाई लिख दें, दोबारा फिर वही फंक्शन बन जाए, कोई फर्क ना पड़े, तो वो फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? उसका जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और अगर x की जगह पर y और y की जगह पे x लिख दें, कोई फर्क ना पड़े, तो वो फंक्शन सिमेट्रिक होता है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। बहरहाल यहाँ पर जब आप कंडीशंस लगाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली कंडीशन पूरी होगी, ये वाली भी पूरी होगी, लेकिन ये वाली ऑप्शन में मौजूद नहीं है। ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन और बोथ एक्सिस लिखा हुआ है। जब x एक्सिस या y एक्सिस दोनों में से किसी एक के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है तो बोथ वाली कंडीशन भी क्रॉस आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचती है ओरिजिन, जो कौन सी ऑप्शन में है? इट इज इन चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शंस f of x एंड g of x द कंपोजिट फंक्शन g of f(x) इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट। कहा जा रहा है कि g of f फंक्शन हर तरफ कॉन्टिन्यूस होगा सिवाय कौन से पॉइंट्स के? आपने वो पॉइंट बताने हैं। देखिए f(x) आपके पास ये है, g(x) ये है, आप g of f निकाल लीजिए, कंपोजिशन फंक्शन निकाल लीजिए। g of f(x) का मतलब क्या होता है? g of f of x, यानी कि g फंक्शन में x की जगह पर f(x) की वैल्यू पुट करनी है। ये g फंक्शन है, x की जगह पर क्या पुट कर देना है? 2x+1। ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा g of f(x). अब जरा देखिए डिनोमिनेटर में x आ रहा है, अगर x की जगह पर 0 आ जाए तो फंक्शन क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड बन जाएगा। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पे फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। तो 0 पे फंक्शन जो है वो क्या है? वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट पे आपने और गौर करना है,
यहाँ पर जी एक्स लिखा हुआ है 3/x-1। ये जो जी एक्स है ये बी एक्स इक्वल टू 1 पे क्या है, अनडिफाइंड है। तो अगर किसी पॉइंट पे जी एक्स अनडिफाइंड हो जाए, जी एक्स भी क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे जी डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट पे जी ऑफ एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 0 पॉइंट हमारा आंसर नहीं आएगा, क्या आंसर आएगा, 0 और 1। ये 2 पॉइंट्स आएंगे जो कौन सी ऑप्शन में मौजूद हैं, दे आर इन अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, यहां पर आपके पास एक फंक्शन है, कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। देखिए जब भी वैल्यू निकालनी हो, वैल्यू कहां से फाइंड होती है, इक्वेशन से। इक्वेशन कैसे बनती है, कंडीशन का यूज किया जाता है। यहां पर कंडीशन क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या कंडीशन होती है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन दोनों का आपस में इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया है कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू k है और x इक्वल टू 2 पे हम लिमिट की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों का हमने इक्वल रखना है तो k मिल जाएगा। तो हम इस लिमिट को ज़रा एवेलुएट करते हैं। जब इसमें 2 अप एंड डाउन पुट करेंगे ना तो फॉर्म बनेगी 0/0। 0/0 का शॉर्टकट हम डिस्कस कर आए हैं। क्या करना है, ऊपर वाले फंक्शन की जगह पर उसका डेरिवेटिव और नीचे वाले फंक्शन की जगह पर उसका डेरिवेटिव। नीचे x-2 लिखा हुआ है जिसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ऊपर वाले फंक्शन की जगह पर इसका डेरिवेटिव लें आप, इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले पावर में से एक माइनस पावर छोड़ के बाकी वैल्यू का डेरिवेटिव। इस पे भी और इस पे भी आपने डेरिवेटिव के फॉर्म में लगा दिए। अब ये 2 अप एंड डाउन हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर 2 पुट करें, 2 टू द 4, 4 + 5 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे यहाँ पे भी 9 बनेगा, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 × 2 6। अब इसका आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 1/6। तो के किसकी इक्वल आ गया, 1/6 की इक्वल आ गया। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉज ए एक्स प्लस बी, देन द सक्सेसिव डेरिवेटिव फार्मूला एफ ऑफ एन इक्वल टू ए एन कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस के, अ जनरल टर्म फॉर nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन फॉर ऑल n बिलोंग टू z। आपने के की वैल्यू बतानी है। अगर आप ऑप्शंस को गौर से देखें, देखिए ये आपने ना फार्मूला याद रखना है। इस तरह के और बहुत सारे फार्मूले जो है जो आपकी बुक में नहीं गिवन, लेकिन एंट्री टेस्ट में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, हम आपको एंट्री टेस्ट की तैयारी के दौरान सिखाएंगे। अगर आपके पास फंक्शन हो cos ax प्लस बी, इसका जो nth डेरिवेटिव होता है उसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, a की पावर n cos ax प्लस बी प्लस n π/2। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला लिखा हुआ है लेकिन इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, वो k लिखा हुआ है। तो अगर तो फार्मूला आपको याद है तो आप फौरी तौर पर गैस कर लेंगे कि k की जगह पर क्या होना चाहिए, n π/2 होना चाहिए। तो कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 61 है, n+1th टर्म ऑफ मैक्लॉरेन सीरीज। मैक्लॉरेन सीरीज का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम 0 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम 0, ऐसे ही चलता जा रहा होता है। जनरल टर्म बीच में क्या आती है, एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ एन 0 प्लस अप टू सो ऑन। आपने क्या बताना है, n+1th टर्म बतानी है इसकी। देखिए जरा, जिस टर्म में फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा हो ये इसकी सेकेंड टर्म है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो ये है ना। जिसमें सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है ये इसकी थर्ड टर्म है। तो जिसमें nth डेरिवेटिव आ रहा है ये इसकी कितनी टर्म हुई, ये हो गई इसकी n+1th टर्म। तो यही जो n+1th टर्म जनरल टर्म जो आप एक्सपेंशन के अंदर लिखते हैं, यही हमारा रिजल्ट है जो कौन सी ऑप्शन में मौजूद है, इट इज इन चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, देयर इज नो यूनिक टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती मतलब है कि टेंजेंट लाइन की स्लोप एग्जिस्ट नहीं करती, और टेंजेंट की स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो सिंपली आपने ये बताना है कौन से पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। फंक्शन आपके पास क्या है, 2 - x का मॉड। अब चांस कहाँ पर होता है कि कौन से पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस पॉइंट पे जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर एक्स मॉड लिखा हुआ है, हमें पता है कि एक्स मॉड ऐसा फंक्शन होता है 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही होती है। क्या डेफिनेशन होती है एक्स मॉड की, एक्स मॉड एक्स के इक्वल होता है जब एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, और नेगेटिव एक्स इक्वल होता है जब एक्स लेस दैन 0 हो।
तो ये डेफिनेशन ज़रा लगाइए। जब 0 से लेस है एक्स का मॉड नेगेटिव एक्स इक्वल होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये फंक्शन बन जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू 0 से लेस के लिए फंक्शन बनेगा 2 + एक्स। जब एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो एक्स का मॉड एक्स के ही बराबर हो जाएगा, यानी कि फंक्शन बनेगा 2 - एक्स। अब 0 से पहले ये फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1 के इक्वल है, और 0 के बाद फंक्शन 2 - एक्स है जिसका डेरिवेटिव -1 के इक्वल है। तो 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहे। तो अगर किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल ना हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कौन सा पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है? ये 0 है, जो कौन सी ऑप्शन में मौजूद है? इट इज इन डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। अ पार्टिकल्स ट्रेजेक्ट्री इन स्पेस इज गिवन बाय, एक पार्टिकल की ना पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है उसके पाथ की एक्स वाई और जेड। कहा जा रहा है द पार्टिकल इज एट रेस्ट एट द पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा जहां पर पार्टिकल रेस्ट पे होगा? आपने वो पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम वो टी की वैल्यू निकालेंगे ना जहां पर पार्टिकल रेस्ट पे होगा। रेस्ट का मतलब क्या है? वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो का मतलब है कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी जीरो, वाई कंपोनेंट भी जीरो और जेड कंपोनेंट भी जीरो। आप ना किसी एक का डेरिवेटिव निकाल लें, बस एक्स का डेरिवेटिव निकाल लें। जब आप एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे ना टी के रिस्पेक्ट से, इसका मतलब होगा कि आप क्या निकाल रहे हैं? आप वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकाल रहे हैं। ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आ गया, इसको रख दिया जीरो के बराबर। टी की वैल्यू क्या बन गई? जीरो। यानी कि जब टी की वैल्यू जीरो होगी उस वक्त वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जीरो होगा और वाई और जेड कंपोनेंट भी जीरो होगा। जब टी की वैल्यू आ गई आपने एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है, यानी कि आपने पॉइंट निकालना है। तो जो तीनों इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है ना, तीनों में आप टी की जगह पर लिख दें जीरो, तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू भी 2 बन जाएगी। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई? इट इज अल्फा ऑप्शन। या फिर इस क्वेश्चन को आप बगैर सॉल्व किए ही इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि z इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, z की वैल्यू कांस्टेंट है जो 2 के बराबर है। t की वैल्यू जो मर्जी हो वो z की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करती। इसका मतलब भी हुआ कि हमारा आंसर वो होगा जिसका z कोऑर्डिनेट 2 होगा। तो एक ही ऑप्शन अल्फा ऑप्शन वो लिखी हुई है जिसका z कोऑर्डिनेट 2 है। तो सॉल्व किए बगैर ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। फाइंड द पार्टिकल स्पीड फॉर द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 1 व्हेन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन स्पेस एट टाइम t इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर गिवन है r ऑफ t। कहा जा रहा है कि पार्टिकल की स्पीड बताएं जब t की वैल्यू 1 हो। तो पहले तो हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे ना। वेलोसिटी कैसे निकलेगी? आप इसका डेरिवेटिव कर देंगे। t का डेरिवेटिव 1 i साथ एज इट इज आ जाएगा। टी स्क्वायर का 2t j साथ एज इट इज। 2t का डेरिवेटिव 2 और k साथ एज इट इज। क्या आपके पास आ गई वेलोसिटी? अब स्पीड निकालनी है तो वेलोसिटी की आपने क्या फाइंड करनी है? मैग्नीट्यूड। i कोफिशिएंट का स्क्वायर, j कोफिशिएंट का स्क्वायर, k कोफिशिएंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये आपके पास आ गई स्पीड। और आपको स्पीड कौन से पॉइंट पर चाहिए? एट t इज इक्वल टू 1 चाहिए। तो जहां पे t है वहां 1 पुट करेंगे तो 4 और 4 8 और 1 9। 9 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा? 3, जो कौन सी ऑप्शन में मौजूद है? इट इज इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। यहाँ पर आपने d ओवर डी एक्स फाइंड करना है कॉट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एट x इक्वल टू 1। यहाँ पर कॉट इनवर्स के डेरिवेटिव का आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको आप एमसीक्यूज के तौर पर कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखिए, आप इसको बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद हैं तो आप इसका शॉर्टकट याद रखिए। देखिए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है ये बराबर होता है π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स। चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। अब ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है टेंजेंट इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? ये इज इक्वल टू होता है 2 टेन इनवर्स ए। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। अब डेरिवेटिव अलग अलग करें। π/2 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये -2 साथ रहेगा। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अगर ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा लेते हैं तो वो जो लेंथी क्वेश्चन था वो सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स के अंदर सॉल्व हो जाता है। तो जिसको ये शॉर्टकट्स नहीं आते हैं जो हम आपको एंटी टेस्ट की तैयारी के दौरान सिखाएंगे, वो इस क्वेश्चन के ऊपर ही 4-5 मिनट लगा देगा और सारे का सारा टाइम अपना वेस्ट कर देगा। तो बहरहाल
एडिटस की प्रिपरेशन में शॉर्टकट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब आपने डेरिवेटिव निकाल लिया, यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करना है, आपने 1 पुट करना है। जब यहाँ 1 पुट करेंगे नीचे 2 बनेगा, 2 से कैंसिल होके -1 इसका आंसर आ जाएगा, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है d/dx log a x। लॉग के बेस में a लिखा हुआ है, साथ में x लिखा हुआ है, तो लॉग का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। लॉग के साथ कोई भी फंक्शन लिखा होता है 1/, हो जाता है, और उसके बाद log ऑफ e आता है, उसके बाद x की जगह पे कोई और वैल्यू हो तो उसका आगे डेरिवेटिव भी लिया जाता है। x का डेरिवेटिव चूंकि 1 होता है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप इसको ओवर में लेके जाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाएंगी। अगर e यहाँ पर आ जाए, a यहाँ पर आ जाए, तो जिस लॉग की जो बेस e होती है उसका आप नेचुरल लॉग लिखते हैं, तो बन जाएगा 1/x log ऑफ a। तो ये भी इसका रिजल्ट हो सकता है, ये भी रिजल्ट हो सकता है। तो सिंपल जो फार्मूला है वो भी एडिटस में आ सकता है। चार्ली इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, यहाँ पर आपके पास फंक्शन है f(x) = 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड f(x) = -1 इफ x इज लेस देन 0। तो आपने लिमिट फाइंड करनी है कौन से पॉइंट पे, 0 पे। पीस वाइज फंक्शन की लिमिट आप कैसे फाइंड करते हैं, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग फाइंड करना पड़ती है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। 0 से लेस के लिए फंक्शन आपके पास है -1, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर जो मर्जी लिमिट अप्लाई हो रही हो उसका आंसर कांस्टेंट ही रहता है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन आपके पास है 1, इसकी लिमिट का आंसर 1 आ जाएगा। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। डेल्टा ऑप्शन इज द ट्रू रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में अगेन एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है जो आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं हुआ। 1/x - 3 की लिमिट निकालनी है। लिमिट x अप्रोच टू 3 - 3 का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू 3 से लेस है, यानी कि x की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है थ्रू वैल्यूज लेस देन 3, यानी कि इसका मतलब होता है x इज लेस देन 3। अगर आप 3 को इधर लेके आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, x - 3 इज लेस देन 0, यानी कि लिमिट अप्लाई करने से इसका रिजल्ट 0 से लेस होगा। इन प्रैक्टिकल तो 0 ही होगा, लेकिन जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि जब x की वैल्यू 3 को अप्रोच करेगी तो ये फंक्शन 0 के अप्रोच करेगा, लेकिन 0 से लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करेगा। अब जब यहाँ पर 0 माइनस होगा तो 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन जब 0 नेगेटिव साइड से आ रहा होगा तो फिर इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं बल्कि क्या बनेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी बनेगा। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, d/dx x mod। x mod का डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है, आपके बुक में ये एक एग्जांपल है। 0 पे डेरिवेटिव निकालते हैं आप, और 0 पे आप कहते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जब साथ कुछ भी नहीं लिखा होगा तो x के मॉड का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपने याद रखना है कि हम इसको x mod over x भी कह सकते हैं या फिर x over x का मॉड भी कह सकते हैं। दोनों तरह से इसका फॉर्मूला हो सकता है। x mod over x भी हो सकता है या फिर x over x mod, ये दोनों इसके फॉर्मूले हैं। दोनों में से कोई सा भी लिखा जा सकता है। अगर इसके साथ लिखा होगा x ग्रेटर देन 0, तो जब x ग्रेटर देन 0 हो, x ग्रेटर देन 0 के लिए x का मॉड x के बराबर होता है, तो फिर x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यानी कि अगर इसके साथ लिखा हो x ग्रेटर देन 0 तो फिर इसका डेरिवेटिव का आंसर होगा 1। अगर इसके साथ लिखा हो x लेस देन 0 तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, -1। और अगर कोई भी नंबर लिख दिया जाए एट x = 12, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका रिजल्ट डेरिवेटिव का 1 होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो इसके डेरिवेटिव का रिजल्ट -1 होगा। यानी कि ये x मॉड का जो डेरिवेटिव है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। इसकी आपने ये डिफरेंट केसेस जो है ना वो याद रखने हैं कि कौन से केस में इसका क्या रिजल्ट है। बहरहाल यहाँ पर साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो d/dx x मॉड किसके बराबर होगा, ये या तो x मॉड ओवर x के बराबर होगा या x ओवर x मॉड के बराबर होगा। यहाँ पर अल्फा ऑप्शन में x ओवर x मॉड लिखा हुआ है, तो अल्फा इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर द फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी हुई है। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर या तो डेरिवेटिव 0 के बराबर हो या डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। तो ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ पर एग्जिस्ट ना करने वाला तो सीन कोई नहीं होगा। सिंपली क्या होगा, डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा। तो आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। x4 का डेरिवेटिव 4x³ x² का 2x, 2x दोनों में से कॉमन आ रहा है, आपने इसको रख देना है 0 के इक्वल। एक x के लिए 0 हो जाएगी
और यहाँ से एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा 1/2 के, बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी +-1/√2। तो ये तीन इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक 0, एक 1/√2 और एक -1/√2। और ये तीनों पॉइंट्स कौन सी ऑप्शन में मौजूद हैं, दे आर इन चार्ली। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की डिस्कशन कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।